हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में कि आखिर नेशनल इनकम क्या है। बहुत बच्चों को इसमें डाउट रहता है, ये समझ नहीं आता नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या हैं। अगर इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स हमें समझ आ जाएंगे तो हमें ईजिली नेशनल इनकम समझ आ जाए, क्योंकि जो इसके फॉर्मूले होते हैं नेशनल इनकम के वो इसी से निकलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। तो इसे देखते हैं। इट मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटायर बॉर्डर ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक पॉलिटिकल बॉर्डर होता है एक कंट्री का, इन और आउटसाइड कंट्री। अगर देखिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। कोई भी कंपनी हो इंडिया की, ठीक है, और वो इंडिया से बाहर जाके काम कर रही है इंडिया की, और इंडिया के बाहर भी काम कर रही है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। उसी तरह कोई बाहर की कंपनी है, जैसे यूएस की कंपनी है और वो इंडिया में वर्क कर रही है, तो वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। तो एक पॉलिटिकल बॉर्डर होता है कंट्री का, इन और आउटसाइड कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है। तो नॉर्मल रेसिडेंट वो होता है, इट रेफर टू अन इंडिविजुअल और अन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन ए कंट्री, यानी कि चाहे एक इंडिविजुअल या फिर कोई एक इंस्टीट्यूशन जो कि एक रिसाइड एक कंट्री में रहता है, एक कंट्री में रहता है ए पीरियड मोर देन 1 ईयर, हु सेंटर फॉर इकोनॉमी इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, यानी कि 1 साल से ज़्यादा, और वो वहीं रहता है, वहीं खाता पीता सब कुछ वहीं करता है, सेविंग से लेके इन्वेस्टमेंट तक, तो वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाता है। यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर कोई एक इंस्टीट्यूशन जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं कम से कम 1 साल से ज़्यादा या फिर 1 साल, और वहीं रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, और सेविंग से लेके इन्वेस्टमेंट तक सब कुछ वहीं करते हैं, तो वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि सिटीजनशिप क्या होता है। तो सिटीजनशिप हमने पढ़ा होगा, किसी कंट्री का एक सिटीजन होता है कि ये पर्सन इस कंट्री का रहने वाला है। तो वो हमें कैसे पता चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ के द्वारा। अगर किसी पर्सन का किसी कंट्री में बर्थ हुआ है तो वो वहाँ का सिटीजन हो जाएगा, उसे वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। या फिर वहाँ बर्थ नहीं हुआ है, वो बाहर से आके उस कंट्री में रह रहा है। सपोज़ कोई इंडिया का पर्सन है, वो यूएस जाके रहता है, तो वो यूएस के सिटीजनशिप कब होगा? वो जब तक उसके पास लीगल प्रोविज़न कुछ होते हैं इसके, वो फॉलो वो कर लेगा तो वो वहाँ का सिटीजनशिप हो जाएगा। जैसे अमेरिका में होता है ना, यूएस में ग्रीन कार्ड बनता है सबका, तो वो वहाँ का सिटीजनशिप कार्ड होता है। उसी तरह से इंडिया में भी है, कुछ लीगल प्रोविज़न होते हैं, अगर वो उसे फॉलो कर लेता है तो वो वहाँ का सिटीजनशिप कहलाएगा, इंडिया का सिटीजनशिप कहलाता है। नेक्स्ट आता है, देखिए 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफ़र इनकम। क्या है ये आखिर? तो फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कि कुछ काम करने के बदले मिलती है। हमने कुछ काम किया, कुछ प्रोडक्शन किया, तो उसके बदले जो इनकम हमें मिली वो फैक्टर इनकम कहलाती है। तो देखिए, अर्न बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विस, यानी हमने सर्विस दिया, उसके बदले जो इनकम हमें मिला वो फैक्टर इनकम कहलाता है। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ये याद रखना, फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफ़र इनकम नहीं किया जाता। एग्ज़ाम्पल ऐसे कौन से इनकम हो सकते हैं? जैसे वेजेस वगैरह, सैलरी वगैरह, ये सब फैक्टर इनकम के एग्ज़ाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। तो ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होता है जो कि बिना सर्विस के हमें प्रोवाइड हो जाता है, जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह। स्कॉलरशिप, इसके लिए हमें कोई सर्विस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना सर्विस के इनकम हमें ये प्रोवाइड होता है। तो ये ट्रांसफ़र इनकम एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप एक ट्रांसफ़र इनकम है। तो आइए इसे भी पढ़ लेते हैं। अर्न विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विस इन रिटर्न, यानी कि
जो इनकम हमें मिलती है उसके बदले हमें कोई भी फैक्टर सर्विस देने की ज़रूरत नहीं है। नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, ट्रांसफ़र इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। नेशनल इनकम में जो इनकम इंक्लूड होती है वो है फैक्टर इनकम, यानी कि फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड है, ट्रांसफ़र इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं है। इस तरह की कौन सी इनकम हो गई, जैसे कि स्कॉलरशिप। यहाँ पे स्कॉलरशिप की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, स्कॉलरशिप की स्पेलिंग हो जाएगी ये, तो देख लेना आप, ठीक है। तो फैक्टर इनकम वो इनकम जिसके बदले हमें सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, सर्विस देनी पड़ती है। ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जिसके बदले हमें कुछ रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि स्कॉलरशिप वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, तो वो गुड्स जिस पे अब फर्दर प्रोसीजर नहीं होने वाला, वो गुड्स फाइनल गुड्स कहलाते हैं। यानी कि अब वो कंजप्शन के लिए तैयार है बिल्कुल। तो यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन, यानी अब वो कंजप्शन के लिए, कंज्यूम करने के लिए तैयार है, कोई भी उसे कंज्यूम कर सकता है, तो वो फाइनल गुड्स कहलाती है। उस पर कोई फर्दर प्रोसीजर अब बाकी नहीं है, तो वो गुड्स फाइनल गुड्स कहलाती है। नेक्स्ट आता है कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जिस पे अभी फर्दर प्रोसीजर बाकी है, अभी उस पर काम करना बाकी है। जैसे कि यूज्ड ए रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल है, अभी उस पर प्रोसीजर अभी बाकी है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, एक लकड़ी है, तो एक लकड़ी जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि अभी उस पर प्रोसीजर बाकी है, अभी उस पर प्रोसीजर होगा, कॉस्ट लगेगी, प्रोडक्शन होगा, उसके बाद वो फर्नीचर बन जाएगा। तो जो फर्नीचर बनेगा वो फाइनल गुड्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर देखिए यूज इन द सेम ईयर और एल्स काउंटेड एज ए फाइनल गुड्स। सपोज हमारे पास 10 टेबल है, ठीक है, 10 टेबल है, और एक साल में मेरे करीब मैंने 7 टेबल सेल कर दिया, और जो 3 टेबल थी वो सेल नहीं हुई। तो क्या होगा, जो 3 टेबल सेल नहीं हुई है वो साल के अंत होने तक अगर वो सेल नहीं होता तो वो नेक्स्ट ईयर एक फाइनल गुड्स बन जाता है, फिर वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझ आया, सीधे शब्दों में कहें, अगर कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स है, अगर एक साल के अंदर उसे सेल नहीं हो पाता, वो नहीं कर पाता सही सेल, तो वो फाइनल गुड्स में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि नेशनल इनकम में ना हमेशा फाइनल गुड्स ही इंक्लूड किया जाता है। नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं किया जाता, ओनली फाइनल गुड्स इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है हमारा कि ग्रॉस वैल्यू क्या है और नेट वैल्यू क्या है। तो ग्रॉस वैल्यू आपको पता होगी, ये परचेजिंग वैल्यू होती है, और नेट वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू। और लेट्स एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज़ एक फ़ोन है, एक फ़ोन मैंने परचेज़ किया, उस फ़ोन की प्राइस है 10,000 रुपीज़। 2 साल बीत गए, 2 साल के बाद अब मुझे उस फ़ोन को सेल करना है, तो वो फ़ोन अब 10,000 में बिकेगा? नहीं बिकेगा, करीब वो 7,000 में अब बिक रहा है फ़ोन। तो नेट वैल्यू फ़ोन की क्या आई? 7,000। परचेजिंग वैल्यू क्या थी? 10,000। तो ये 3,000 का डिफरेंस आया है, ये क्या है? ये कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। यानी कि जो 2 साल मैंने फ़ोन का यूज़ किया उसके चक्कर में फ़ोन की वैल्यू कम हो गई, तो इसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अब बात आती है कि अगर मुझे ग्रॉस से नेट निकालना है, यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे आना है तो मैं क्या करूँगा? माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। सिंपल। फिर आता है हमारा कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है और मार्केट कॉस्ट क्या होती है। तो फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्शन के टाइम लगती है,
यानी प्रोडक्शन करने समय जो कॉस्ट लगाई जाती है वो कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। और मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जस्ट लाइक अ सेलिंग प्राइस, यानी कि वो गुड्स अब कितने में सेल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज एक पेन है, उसकी कीमत है, फैक्टर कॉस्ट है 10 रुपीज़ और वो पेन सेल होती है 50 रुपीज़ में। तो जो 5 रुपये का डिफरेंस है ये क्या है? कुछ लोग कहेंगे ये प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ये है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स जो भी लगते हैं वो उससे सब्सिडरी जो हमें मिलती है, जो छूट हमें मिलता है, उससे माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो कहलाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आशा आपको समझ आ गया होगा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में। यानी कि अब बात यहाँ ये आती है कि अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो हम कैसे आएंगे? फैक्टर से मार्केट पे आना है तो सिंपल सा बात, हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे तो मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। और मार्केट प्राइस से अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो फैक्टर कॉस्ट पे हम आ जाएंगे। सिंपल, बहुत इजी था। तो समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ये क्या है? तो डोमेस्टिक इनकम आप समझ ही चुके होंगे। इनसाइड द कंट्री वो इनकम जो एक कंट्री के अंदर कम अर्न की जाती है, वो इनसाइड द कंट्री जो इनकम अर्न की जाती है वो डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। नेशनल इनकम जो कि इनसाइड भी है प्लस आउटसाइड भी है, यानी कि जो इनकम एक कंट्री के अंदर भी कमाई गई हो और बाहर की भी हो, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम नेशनल इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, यानी सपोज मैंने एग्जांपल दिया, हमारी डोमेस्टिक इनकम जस्ट लाइक कुछ अमाउंट है, कितना ले एग्जांपल सपोज 100 रुपीज़ है। हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी है? 100 रुपीज़। और जो हमारी नेशनल इनकम है वो हो गई 120 रुपीज़। कितनी हो गई? 100 रुपीज़, 120 रुपीज़। तो जो ये 20 रुपये का डिफरेंस आया वो क्यों आया? डोमेस्टिक इनकम हमारी एक कंट्री की इनकम कितनी है? इनसाइड द कंट्री 100 और इनसाइड प्लस आउटसाइड दोनों को ऐड कर देंगे तो 120 आया। तो जो 20 रुपये का डिफरेंस आया वो किस वजह से आया? तो ये जो आया इसे कहते हैं NEIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे ई की जगह एफ होगा, NFIA, जिसे कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये इंडिया की इनकम नहीं है, ये इंडिया के बाहर की इनकम है, क्योंकि इनसाइड द कंट्री कितनी है? 100 रुपीज़, आउटसाइड 20 रुपीज़। तो 100 प्लस 20 120 हो गए। यानी कि एक कंट्री के बाहर जो इनकम अर्न की गई हो वो कहलाती है आउटसाइड इनकम, यानी कि NFIA, नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये कैसे निकालते हैं आखिर? नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये कैसे निकाला जाता है? तो देखिए ये कैसे निकालते हैं, आपको बता देता हूँ मैं। इसको निकालते हैं फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, पेड टू अब्रॉड, यानी कि वो इनकम जो रिसीव की गई हो बाहर से, और वो इनकम जो बाहर को पे की गई हो। सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, कोई भी पर्सन है वो बाहर जॉब करता है, इंडिया से बाहर, और वो
वो पैसा इंडिया में रिसीव कर रहा है, यानी कि उसको पैसा उसे मिल रहा है तो वो इंडिया में रिसीव कर रहा है, इंडिया में रिसीव कर दिया जो भी वो, प्लस हमने जो बाहर वाले को जितना अमाउंट पे किया जो कि इंडिया के नहीं थे, वो बाहर के थे लेकिन वो काम करते थे इंडिया के लिए, तो जो इनकम मैंने उन्हें पे किया वो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा है NFIA। उन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है NFIA, जिसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ईजिली आपको समझ आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम और इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि नेशनल इनकम कैसे आखिर फाइंड आउट किया जाता है। बहुत इजी है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।